जय हिंद। तो हमने पिछला चैप्टर आप लोग पढ़ चुके हैं कि संसाधन के बारे में। आज हम लोग जो आगे पढ़ेंगे जो अगला चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन, यानी प्राकृतिक संसाधन क्या है। हम लोगों ने पढ़ा था कि संसाधन जो होता है हमारी मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने वाले वे सभी चीज, जीव जंतु पशु पक्षी प्राणी, यानी समझिए जिन चीजों से हमारी जरूरतों की पूर्ति हो जा रही है, पूरा हो जा रहा है, वो क्या है? संसाधन है। अब यहाँ एक चीज है जो है ना, प्राकृतिक संसाधन, यानी ऐसे संसाधन जिसका निर्माण मानव के द्वारा नहीं किया गया हो बल्कि प्राकृतिक के रूप में किया गया हो, वह कहलाएगा प्राकृतिक संसाधन। जैसे देखिए कुछ ऐसे वस्तु है जिसका निर्माण क्या मानव कर सकता है। अगर हम बात करें, क्या मृदा का निर्माण मानव कर सकता है? आप कहिए, खनिज का निर्माण मानव कर सकता है? हाँ, आप बताइए, पठार का निर्माण मानव कर सकता है? क्या जल का निर्माण मानव कर सकता है? तो इन सभी चीजों का निर्माण मानव नहीं कर सकता है। तो ये सभी जो चीजें कहलाएंगे जो है वो होगी प्राकृतिक संसाधन, यानी जिसका निर्माण मानव स्वयं नहीं कर सकता है। इसी कड़ी में जो है हम लोग सबसे एक महत्वपूर्ण बिंदु पे आज हम लोग चर्चा करेंगे और वो है भूमि। देखिए भूमि एक जो है ना प्राकृतिक संसाधन है और भूमि पर जो है मानव के द्वारा जो है बहुत सारे आर्थिक क्रियाकलाप जो है ना किया जाता है। समझे नहीं? आगे जब हम लोग देखेंगे तो देखेंगे कि भूमि पर मानव जो है मत्स्य पालन, पशुपालन, पशुचारण, ऐसी बहुत सारी क्रियाएं जो है अपनी दैनिक जीवन की करते हैं। तो इसलिए जो है ना भूमि जो है ना एक मौलिक संसाधन है। आप कह सकते हैं भूमि मौलिक संसाधन है। भूमि मौलिक संसाधन है। देखिए भूमि का बहुत ज्यादा ब्रॉड रूप में यानी व्यापक रूप में इसका उपयोग है भूमि का। देखिए एक बात हम आपको बतला रहे हैं कि मानव का 95% से अधिक जो है ना आवश्यकताओं की पूर्ति जो है ना वह भूमि से ही होती है। वो किससे होती है? तो भूमि से ही होती है। तो जो यह जो देखिए भूमि तो का जो है ना उपयोग बहुत ही विशाल है, विस्तृत है, लेकिन क्या है ये हमारे पास सीमित मात्रा में है। ये हमारे पास क्या है? सीमित मात्रा में। इसलिए भूमि का जो है ना नियोजन आवश्यक है। भूमि की क्या जरूरत है? नियोजन जो है आवश्यक है। आगे जब हम बात करेंगे कि भूमि की भौतिक स्वरूप के बारे में बात करेंगे कि भूमि का भौतिक स्वरूप कैसा है, बात करेंगे कि भूमि का भौतिक स्वरूप जो है क्या है, तो आप देखेंगे कि भूमि कहीं पर्वत है तो कहीं पठार है तो कहीं मैदान है तो कहीं वृक्ष है तो वनों से घिरा हुआ है। अच्छा देखिए ये सभी चीजें जो है जलवायु को प्रभावित करती है। किससे प्रभावित करती है? जलवायु को प्रभावित करती है। आगे देखिए हम लोग देखेंगे तो देखेंगे कि सबसे पहले कड़ी में देखेंगे कि मैदान वाला जो क्षेत्र है, या अगर आप बात करें कि भारत की जो है तो कुल भूमि को 100% मान लिया जाए तो उसका 43% जो भूमि पर जो है ना मैदान का विस्तार है। किसका विस्तार है? मैदान का विस्तार है। अब देखिए मैदान पर जो है ना मानव जो है ना बहुत सारे क्रियाकलाप को संबंधित करते, जैसे यह जो क्षेत्र है यह कृषि कार्य के लिए जो है ना कृषि कार्य के लिए उपयोगी है। कृषि कार्य के लिए आगे देखेंगे तो इस क्षेत्र में सघन जनसंख्या अधिक होती है। सघन जनसंख्या अधिक होती है क्योंकि यहाँ लोग अत्यधिक मात्रा में रहना चाहते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है तो लोग कृषि पे ज्यादा निर्भर है, तो इसलिए इन क्षेत्रों में ज्यादा बसाव होता है। आगे देखेंगे तो आप कल कारखाने ज्यादा है। वहीं जब हम आगे बढ़ेंगे, जब हम मैदान से आगे बढ़ेंगे पर्वत की तरफ, तो जो यहाँ की कुल भूमि है वहाँ के 30% भाग पर जो है ना पर्वत का विस्तार है। कितना प्रतिशत भाग पर विस्तार पर्वत का है? तो 30% भाग पर जो है ना पर्वत का विस्तार है। आगे जब हम बात करते हैं कि 30% भाग पर जो पर्वत का विस्तार है, तो यहाँ से जो है ना 12 मासी नदियाँ, 12 दिन नोट कीजिए इसको ध्यान से, 12 मासी नदियाँ जो हिमालय से निकलती है, जो नदियाँ हिमालय से निकलती है उसका जो उसका प्रवाह होता है, जल का प्रवाह के लिए जो है ना रास्ता सुनिश्चित करता है। इसके अलावा जब हम बात करें तो इसे एक और चीज जो है जरूरी है, यह पर्यटन उद्योग के लिए उपयुक्त है। किसके लिए उपयुक्त है? तो पर्यटन उद्योग के लिए।
पर्यटन उद्योग के लिए उपयुक्त है। यानी जो बारहमासी नदियों का जो जल का प्रवाह होता है वो 30% भूमि पर उसी को घेरे हुआ है, और जो है पर्यटन उद्योग यहाँ विकसित कर। अच्छा, एक और जानिए कि जो ये 30% जो भूमि है यह पारिस्थितिकी संतुलन को भी बनाए रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आगे हम लोग देखेंगे, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे पठार आता है। जो पठार का विस्तार जो है वह 27% भूमि पर है। आपसे पूछा जाए कि पठार का विस्तार कितना प्रतिशत भूमि पे है तो आप कहिएगा 27% भूमि पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो पठार है वह खनिज, जीवाश्म ईंधन वन के रूप में संचित है। यानी जब हम बात करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ की जो 43% भूमि है वहाँ पे तो मैदान का विस्तार है जहाँ कृषि कार्य के लिए उपयुक्त है, सघन जनसंख्या है। बात करेंगे जो पर्वत का जो है विस्तार वो 30% है जहाँ पे बारहमासी नदियाँ जो है प्रवाहित होती है। पर्यटन उद्योग के लिए जो है ना ये बहुत ही फायदेमंद है। आगे जब हम बात करेंगे तो देखेंगे यह पारिस्थितिकी संतुलन के लिए भी उपयोगी है। आगे जब हम पठार की बात करते हैं तो देखिए 27% भूमि पर पठार का विस्तार है। यहाँ खनिज, जीवाश्म ईंधन वन के रूप में जो है ना संचित है। आगे जब हम बात कर रहे थे तो हमने आपको बताया था कि जो है ना ये सभी जो चीज है ना जलवायु को भी प्रभावित करते हैं। किसके प्रभावित करते हैं? तो जलवायु को भी हम ये प्रभावित करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम लोग, मृदा का निर्माण या मृदा निर्माण की प्रक्रिया को बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जानिए मृदा किसे कहा जाता है। तो जो भूमि का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना उसको मृदा कहा जाता है। अच्छा, एक और हम आपको बात बतला रहे हैं कि मृदा जो है यह एक नवीकरणीय संसाधन है। कौन सा संसाधन है? नवीकरणीय संसाधन है। यह क्या है? मृदा नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन ये हमारे पास जो है सीमित मात्रा में भी है। तो मृदा कौन सा, अगर आपसे पूछा जाए कि मिट्टी कौन सा संसाधन है तो आप कहिएगा नवीकरणीय संसाधन। लेकिन देखिए अगर इसके निर्माण की बात की जाए तो इसके निर्माण में जो है ना भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तनों का अहम योगदान होता है। यानी जो हम बात कर रहे हैं कि जो मृदा का निर्माण है भौतिक, रासायनिक और जैविक परिवर्तनों का जो है ना अहम योगदान होता है। जैसे में अब हम आपको बात बतला रहे हैं कि मिट्टी का अगर निर्माण में अगर 1 सेंटीमीटर मिट्टी का निर्माण होता है, 1 सेंटीमीटर मिट्टी का निर्माण होता है, मिट्टी का निर्माण अगर हो रहा है 1 लाख वर्ष लग जाएंगे। अब आप बतलाइए कि कितनी 1 लाख वर्ष लगेंगे। आप हमें बताइए कि कितनी जटिल प्रक्रिया है कि 1 सेंटीमीटर के निर्माण में 1 लाख वर्ष लग जा रहे हैं। तो आप देखेंगे जब जो चट्टान होता है, चट्टान का मतलब समझ है ना आप, पत्थर, तो जब चट्टान होता है तो वह टूटता या फूटता है तो भौतिक या रासायनिक रूप में धीरे धीरे वह उसमें काफी जटिल प्रक्रिया होता है तो वह क्या बन जाता है, एक दिन मिट्टी के यानी मृदा के रूप में जो है ना अपना रूप ग्रहण कर लेता है। आगे जब हम देखेंगे कि जब वो मृदा के रूप में ग्रहण कर, जैसे इसमें मौसम का भी अहम योगदान होता है, जलवायु का भी अहम योगदान होता है, क्षेत्र का भी अहम योगदान होता है। जैसे आप देखिए जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो आप देखिएगा पत्थरों में या वस्तुओं में जो है ना दरारें आने लगती हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे फिर जब बारिश के मौसम आती है तो बारिश में उसमें पानी आकर के जम गया, और फिर आप देखेंगे ठंडी का मौसम आता है तो उसमें पूरा हवाएं लगने लगती है। तो ये धीरे धीरे प्रक्रिया, एक जटिल प्रक्रिया चलती है और फिर जाकर के जो है ना मृदा के निर्माण हो जाते हैं। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा हम इसको बोर्ड को चाहेंगे कि हम इसको साफ कर दें, तो हम अभी आपको बस 10 सेकेंड का समय ले रहे हैं। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में जो मृदा है वो भारत में मृदा का जो प्रकार है वो कितने प्रकार के हैं। तो देखिए हमारे जो देश है, हमारा देश जो भारत है, या मुख्य रूप से जो मृदा है वह 6 प्रकार के पाए जाते हैं। भारत में मृदा अगर आपसे पूछा जाए
कि भारत में जो मृदा है वह मुख्य रूप से कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो कहिएगा भारत में जो मृदा है वह मुख्य रूप से जो है ना 6 प्रकार के पाए जाते हैं। भारत में मुख्य रूप से, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका शुरू हो रहा है, आप ध्यान से समझिए कि भारत में मुख्य रूप से 6 प्रकार के मृदा पाए जाते हैं। अब हम लोग एक एक करके इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो जो पहला है यह है जलोढ़ मृदा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप VBI को लगा लीजिए, ये अक्सर एग्जाम में आपसे यहाँ से सवाल बनते हैं। तो जलोढ़ मृदा है, तो जलोढ़ मृदा का विस्तार जो है भारत में मुख्य रूप से विस्तृत रूप में है, और उत्तर जो है ना, भारत का उत्तर का जो क्षेत्र है उसका जो जलोढ़ मृदा का विस्तार उन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। अगर हम बात करें कि जलोढ़ मृदा का जो विस्तार है, यहाँ से जो है ना हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ है, हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो है ना सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जो नदियां जो हिमालय से निकलती है, तो इसके द्वारा है ना जलोढ़ मृदा का अत्यधिक मतलब विस्तृत रूप में विस्तार हुआ है। आप सभी जानते हैं कि नदियों के द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है वह बहुत ही अत्यधिक उपजाऊ होती है। नदियों के द्वारा जो लाई गई मिट्टी होती है वो बहुत उपजाऊ होती है। लेकिन एक और आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जो है ना जलोढ़ मृदा का जो विस्तार भारत के किन क्षेत्रों में जो है जलोढ़ मृदा जो है संकरी पट्टी के रूप में है, तो आप कहिएगा राजस्थान एवं गुजरात में जलोढ़ मृदा संकरी पट्टी के रूप में है। संकरी पट्टी के रूप में है। देखिए हम बात करते हैं कि जो जलोढ़ मृदा है यह हिमालय से निकलने वाली सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा ये जो लाई गई मिट्टी होती है उससे होती है। और राजस्थान एवं गुजरात में जलोढ़ मृदा के संकरी पट्टी के, देखिए यह जो मृदा होती है यह अत्यधिक उपजाऊ होती है। यह क्या होती है? अत्यधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा अत्यधिक उपजाऊ होती है। यह मृदा अत्यधिक उपजाऊ होती है। देखिए ये जो मृदा है जो ये बहुत ही अत्यधिक उपजाऊ होती है, क्योंकि ये नदियों के द्वारा जो है ना लाई गई मिट्टी से इसका जो निर्माण होता है, इसलिए मृदा में जो है ना फसलों का उत्पादन अत्यधिक होता है। अगर हम बात करें कि इसका विस्तार कितनी भूमि पर है, अगर हम बात करें कि इसका विस्तार कितनी भूमि पे है, तो आप कहेंगे 6.4 करोड़ 6.4 करोड़ हेक्टेयर 6.4 करोड़ हेक्टेयर भूमि पे जो है जलोढ़ मृदा का विस्तार है। आगे हम देखेंगे तो इसका कलर में देखेंगे तो देखेंगे कि यह लाल या बलुई टाइप का होता है। यह लाल जो है ना और बलुई टाइप का होता है। कौन सा मृदा? जो है ना जलोढ़ मृदा। आगे जब हम बात करेंगे कि जो है ना इस मृदा का विस्तार बिहार के जो ना उत्तर बिहार के क्षेत्रों में ज्यादा है। एक और आपसे सवाल पूछा जाएगा कि जलोढ़ मृदा को उत्तर बिहार में जलोढ़ मृदा को उत्तर बिहार में दियारा भूमि के नाम से जाना जाता है। दियारा भूमि के नाम से जाना जाता है। जो है ना यह मक्का उत्पादन के लिए, मक्का मतलब समझे मक्के, मक्का उत्पादन के लिए प्रयुक्त है। यानी जो है ना
जो लाल जो जलोढ़ मृदा है इसको उत्तर बिहार में जो है ना दियारा भूमि के नाम से जाना जाता है। अब देखिए एक बात बतला रहे हैं कि बिहार में जो है ना अत्यधिक बाढ़ आती है। अब एक बात समझिए, जहाँ बाढ़ आएंगे तो वहाँ नदियों के द्वारा ज्यादा मिट्टी लाई जाएगी, और जब ज्यादा मिट्टी लाई जाएगी तो जब नदिया का जो जल चला जाएगा तो वह जो है मिट्टी वहां पे तो रह जाएगी, तो रह जाने के बाद में जो है उससे फसलों का उत्पादन होगा। आगे जब हम बात करेंगे तो हमने यहाँ एक चीज लिखा है कि संकरी पट्टी क्या होता है। तो देखिए नदी जो है ना अपने साथ जो है ना मिट्टी को लेकर के आती है। समझ लीजिए एक बार नदी जो आप सभी जानते हैं कि नदी अपना रास्ता स्वयं बनाती है, तो नदी अपने साथ जो है मिट्टी को लेकर के आ रही है और मिट्टी को लेकर के आई और वहां पे छोड़ दी, तो वह क्षेत्र जो होता है ना काफी विस्तृत रूप से ब्रॉड रूप से मतलब ऊंचा हो जाता है। अगला बार जो है ना नदी ने अपना रास्ता बदल लिया, उस क्षेत्र में जल नहीं आया, तो अब जो वह क्षेत्र होगा वह एक पट्टी के रूप में चला जाएगा कि नहीं। आप कई बार कई नदियों में देखे हुए हैं कि बीच वाला भाग जो है ना उस पे जो है मिट्टी है, उस पे जल नहीं है और उसके साइड में है जल है, तो उसी को कहा जाता है संकरी पट्टी। अब हम बात करेंगे, हम अभी जलोढ़ मृदा पे ही बात करेंगे, तो हम लोग देखेंगे आयु के आधार पर, आयु के आधार पर जलोढ़ मृदा दो प्रकार के होते हैं। एक में बात करेंगे पुरानी जलोढ़ मृदा, जिसको कहा जाता है लांगर। दूसरे में बात की जाएगा नवीन जलोढ़ मृदा, जिसे कहा जाता है खादर। तो देखिए जो पुरानी जलोढ़ मृदा होती है तो यहाँ कभी नदी ने लाया और वहां पे ला करके छोड़ दिया, तो पुरानी जलोढ़ मृदा में जो होता है ना कंकर जो होते हैं ना या जो बालू होते हैं तो उसके कण बड़े बड़े होते हैं, लेकिन नवीन मृदा में जो खादर होते हैं इसकी अपेक्षा जो है ना यहाँ पे जो है ना इसके कण जो होते हैं, जो बालू के कण होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, ये जो बीज पत्थर कंक्रीट होते हैं। तो हमने पढ़ा कि खाद बांगर में क्या होता है कि इसमें जो है ना बालू और जो कंकर है उसके जो है बड़े होते हैं और नवीन जलोढ़ मृदा में वो छोटे होते हैं। अच्छा एक बात समझिए, जो जलोढ़ मृदा वाले क्षेत्रों में जो होता है इसमें सघन जनसंख्या पाया जाता है, 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 सघन जनसंख्या पाया जाता है। आगे जब हम बात करेंगे कि जो यहाँ पे जो है ना गहन कृषि की जाती है, यहाँ पे कैसी कृषि की जाती है तो गहन कृषि की जाती है, गहन कृषि की जाती है। यहाँ पे कैसी कृषि की जाती है तो गहन कृषि की जाती है। तो आप देखिए हम लोग अब जो है ना पूरी तरीके से पढ़ लिए जलोढ़ मृदा के बारे में। आगे जब हम लोग अब बढ़ेंगे तो आगे जो दूसरा जो पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, आगे जो हम लोग पढ़ेंगे काली मृदा के बारे में। तब तक हम बोर्ड को साफ कर देते हैं। दूसरा जो है काली मृदा है। देखिए आपसे सवाल पूछा जाएगा कि काली मृदा को जो है ना रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है, काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है। देखिए काली मृदा को रेगुर मृदा से, एक और आप चीज याद रखिए, क से काली और कौर से कपासी ना कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के लिए यह उपयुक्त है। अगर आपसे पूछा जाए कि काली मृदा का जो दूसरा नाम क्या है तो आप कहिएगा काली मृदा का दूसरा जो नाम है वह रेगुर मृदा है। और जो है ना यहाँ पे किस खेती के लिए मशहूर है तो आप कहिएगा कपास की खेती के लिए जो है यह जो मृदा है ना ये बहुत ही उपयुक्त है। आगे जब हम बात करेंगे तो यह जो मृदा है जलोढ़ मृदा से कम उपजाऊ होता है, जलोढ़ मृदा से कम उपजाऊ होता है। आगे जब हम एक और चीज बात करेंगे कि इसका जो विस्तार की बात करेंगे तो ये जो है ना लगभग 7.2 करोड़ 7.2 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर है। या इसके अलावा जब हम बात करेंगे कि जब बारिश होती है
तो पहली बार जब बारिश हो रही है तो उसी समय जो है ना इसमें जो है ना खेती कर, यानी इसको जो है ना पहली बार जब बारिश हुई तो खेत को जोत लिया जाता है, जोत लिया। आप आपको बात कर रहे हैं कि इसको पहली बार जब बारिश हुई तो क्यों खेत को जोत लिया जाता है, क्योंकि जब दोबारा अत्यधिक बारिश होती है ना तो ये इसका जो मिट्टी जो होता है ना वो चिपचिपा टाइप का हो जाता है। किस टाइप का हो जाता है? चिपचिपा, यानी जो है ना गाड़ी जब चल रही है तो उसके जो है ना टायर में पकड़ लेता है, तो जिसकी वजह से जो है ना कृषि करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। कृषि करना क्या हो जाता है? मुश्किल हो जाता है। आगे जब हम लोग पढ़ेंगे 3 नंबर के बारे में पढ़ेंगे तो लाल या पीली मृदा। देखिए लाल या पीली मृदा जो है आग्नेय चट्टान जो होते हैं, आग्नेय चट्टान के जो रवेदार होते हैं उसे टूटने से इसका निर्माण होता है। और यह जो होता है जहाँ 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, वहाँ इस मृदा का निर्माण होता है, यानी 100 सेंटीमीटर से कम होता है जहाँ वर्षा। अच्छा एक बात हम आपको बतला रहे हैं कि यह पॉइंट आप लोग नोट करते जाइएगा, यह जलोढ़ एवं काली मृदा से जलोढ़ एवं काली मृदा से कम उपजाऊ होती है, आगे जब हम बात करेंगे तो हम बात करेंगे कि इसमें जो है ना ह्यूमस की मात्रा कम होती है, ह्यूमस की मात्रा कम होती है। देखिए इसमें ह्यूमस, अब एक और चीज सवाल उठ रहा है कि इसका जो नाम है लाल एवं पीली मृदा क्यों पड़ा है। तो देखिए इसमें लौह अंश के कारण यह लाल दिखाई देता है, लेकिन जब जल मिलता है तो पीला दिखाई देता है। हमने बात की कि जो लाल एवं पीली मृदा या आग्नेय चट्टान के आधार से टूटने से इसका निर्माण होता है, और ये 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा जहाँ होती है इस मृदा का निर्माण होता है। ये जलोढ़ एवं काली मृदा से जो है कम उपजाऊ होती है, ह्यूमस की मात्रा कम होती है, लौह अंश के कारण यह लाल दिखाई देता है, जब जल मिलता है तो ये क्या हो जाता है? पीला हो जाता है। हालांकि जब हम देखेंगे तो ये इस मृदा को भी उपजाऊ बनाया जा सकता है, अगर हम लोग रासायनिक खाद का उपयोग करेंगे तो यह मृदा भी उपजाऊ बन सकती है। आगे जो हम फिर एक बार आपको बोर्ड को साफ कर रहे हैं और जो है ना 4 नंबर बताने चल रहे, हम बात कर रहे थे कि पॉइंट नंबर 4 लेटेराइट मृदा जो है इसकी जो है ना उत्पत्ति ग्रीक शब्द लेटर से हुई है, लेटेराइट मृदा की जो उत्पत्ति ग्रीक शब्द लेटर से हुई है, जिसका अर्थ होता है ईंट, इसका अर्थ होता है ईंट। और ये जो होता है तीव्र निक्षालन की वजह से जो है ना। अच्छा एक बात हम बतलाएंगे कि इसमें का जो ह्यूमस का जो इतना ना ज्यादा गर्मी होता है, गर्मी की वजह से ह्यूमस की बैक्टीरिया नष्ट हो जाती है। नष्ट का मतलब होता खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है। आगे हम बात करेंगे तो यह मृदा जो है काजू की खेती के लिए उपयुक्त है, काजू की खेती के लिए उपयुक्त है। हम बात कर रहे थे
कि इतना ना अत्यधिक तापमान होता है, गर्मी होता है, जिसकी वजह से इसके अंदर जो बैक्टीरिया होती है वो बैक्टीरिया नष्ट हो जाती है। तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है कि जो है ना लेटराइट मृदा, लेटर के जो है कौन से भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से, जिसका अर्थ होता है ईंट या तीव्र निक्षालन के, ह्यूमस की बैक्टीरिया नष्ट हो जाती है। यह काजू के लिए उपयुक्त होती है। इसमें जो है ना रासायनिक खाद का उपयोग करके जो है ना हम लोग इसको उपजाऊ बना सकते हैं। आगे जब हम बात करेंगे 5 नंबर पे जब हम चलेंगे तो देखेंगे मरुस्थलीय मृदा। बात कर रहे हैं मरुस्थलीय मृदा, तो ये जो मृदा होता है वो मुख्य रूप से जो ना जहाँ मरुस्थल यानी जो है ना गर्म वाला जो शुष्क वाला क्षेत्र होता है वहाँ पे जो है ना मरुस्थलीय मृदा पाया जाता है। जैसे में राजस्थान का क्षेत्र हुआ, और राजस्थान की तरफ का जहाँ बाड़मेर का क्षेत्र होता है, बहुत अत्यधिक गर्मी पड़ती है, तो उस जगह पे जो है ना कौन सी मृदा पाई जाती है, तो मरुस्थलीय मृदा पाई जाती है। अगर बात की जाए तो गेहूं, धान आदि का फसल यहाँ भी उगाया जा सकता है। मरुस्थलीय मृदा समझिए राजस्थान का जो क्षेत्र है जहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ता है ना, जहाँ बालू टाइप का है, तो वहाँ जो है ना मरुस्थलीय मृदा होगा। आगे जब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की, तो वह है पर्वतीय मृदा। देखिए पर्वतीय जो मृदा होता है, जो पर्वत है, पठार टाइप का, वहाँ पे जो है मृदा है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि पर्वतीय मृदा पर मृदा अपरदन ज़्यादा होती है। पेड़ पौधे जो बड़े बड़े होते हैं तो वो अनाच्छादित हो जाते हैं, हिमाच्छादित होते हैं। जहाँ पे जो है ना ये किसका पर्वतीय मृदा होता है, उसके जो भाग है, जो इतना ना इस पे जो है ना पेड़ पौधा लगा हुआ है अलग अलग क्षेत्रों में जो है ना, तो क्या हो रहा है उसको पूरा को घेरे हुआ है। इसके अलावा जो इस तरह की जो मृदा होती है, तो जो नदी का मुहासा होता है या किनारा होता है, उस कोने पे जो बड़े बड़े जो वृक्ष लगे होते हैं, इसमें पेड़ पौधे जो है ना बहुत बड़े बड़े होते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं बात को? आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे जो है ना कुछ जल्दी जल्दी से हम आपको इम्पोर्टेंट चीजें बताना चाहते हैं। इस चैप्टर में है जलाक्रांतता क्या है। जलाक्रांतता क्या है? देखिए आपसे पूछा जाए कि जलाक्रांतता क्या है, तो जब खेतों में आवश्यकता से अधिक मात्रा में जल उपलब्ध हो जाते हैं तो जलाक्रांतता की स्थिति उत्पन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल खेत को जितनी जल की आवश्यकता है और उस जल से ज़्यादा जब उस जो है ना उस पानी से ज़्यादा जब खेत में जल लगने लगेंगे तो जलाक्रांतता की स्थिति उत्पन्न होने लगी। इसका तरीका क्या है कि जब खेत में अत्यधिक जल लग जा रहा हो तो उसमें से जो ना पानी को डरेर को मेर को काट दीजिए और पानी को जो है ना बाहर निकालिए। यानी आवश्यकता भर अगर हम उसमें जल का उपयोग कर रहे हैं तो जलाक्रांतता की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। अब जलाक्रांतता की जब स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो जब फसल होंगे उसमें वृद्धि नहीं होगी, फसल उत्पादन में गिरावट देखने को मिलेगी। आगे एक बात कर रहे हैं एक सवाल आपसे इसमें है कि भारत में पशुधन होने के बावजूद भी जो है ना भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान नगण्य क्यों है? तो देखिए भारत में तो पशुधन हमारे पास अत्यधिक मात्रा में है, लेकिन उच्च किस्म के पशुधन हमारे पास उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जो है पशुचालन की भी समस्या है, उनके लिए जो है सही तरीके से जो है हमारे पास पशुओं को चरने के लिए अब जो है जगह नहीं रह चुके हैं, भूमि नहीं है कि जहाँ पे वो पशुचारण कर सके। और इसके अलावा जो हमें नए नए तकनीक, नए नस्ल को पशुओं का पालन करना होगा जिससे हमें दूध का उत्पादन को बढ़ावा दे सके। आज की क्लास हम जो है ना आप लोगों के यहीं पे ओवर कर रहे हैं, फिर अगले दिन आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक इस क्लास को देखते रहिए। जय हिंद।